तो कक्षा 11वीं अध्याय 6 साम्यावस्था। वार्षिक परीक्षा के लिए जो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इस चैप्टर से, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करिए। तो ये है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये है O2 ऑक्सीजन द्वारा SO2 में ऑक्सीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। SO2 का निर्माण अधिकतम होगा। तो यहाँ पर यदि ताप को घटाया जाए और दाब को बढ़ाया जाए तो ये क्रिया तेज हो जाएगी, माने SO2 का निर्माण क्या होगा, ज़्यादा होगा ताप घटाने पर और दाब को बढ़ाने पर। फिर अगला देखते हैं, साम्य स्थिति में किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या होगा जब दाब स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस मिला दी जाए। तो वो प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा, माने ये क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। तो जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो होती है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई और फिर उन्हीं अवस्थाओं से वापस आ जाती है, तो उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। तो इसमें मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन क्या होगा, शून्य, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में तो वापस आ जाती है। ठीक है। फिर देखिए, जल वाष्प भौतिक साम्य के लिए दाब प्रयुक्त करने पर, तो जब हम दाब बढ़ाते हैं जल वाष्प में तो क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर ये देखिए 10⁻⁸ HCl का पीएच मान होगा। तो इसका पीएच मान किसके बीच होगा, 6 और 7 के बीच होता है। फिर है एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एक ये है लुईस क्षार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। उसमें आप पढ़े होंगे अल्फा जो होता है वो होता है √k/c। तो ये वियोजन की मात्रा और ये c है सांद्रण है, तो सांद्रण के वर्गमूल और बटे में है तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम का कथन लिख करके इसको खाली स्थान पहुँच दिया है। तो ये दो चीज़ में काम करेगा। यदि आपसे पूछ दे कि ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या है, तो यही पढ़ना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा सांद्रण के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए, एस्टिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रित विलयन खाली स्थान विलयन का उदाहरण है। तो ये कहलाता है अम्लीय बफर विलयन। ठीक है, एस्टिक अम्ल तो अम्ल ही है। अब इसके बाद यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित विलयन कहलाता है। तो ये क्षार हैं, क्षार और लवण का मिश्रण है, तो ये क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर विलयन। फिर देखिए, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम खाली स्थान के लिए लागू नहीं होता, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता। ऊपर कथन लिखा है, ये किस में लिखा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, माने ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम लगाना हो तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में लगता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में नहीं लगता। फिर ये केपी और केसी हैं, माने सांद्रण पर साम्य स्थिरांक, और पी का मतलब होता है दाब पर साम्य स्थिरांक। इनका मान खाली स्थान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, तो इनका मान ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। अब चलिए यहाँ पर सही जोड़ी वाले प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है केसियन का जलीय विलयन। तो केसियन का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, क्षारीय, इससे मिलाना है। ठीक है। फिर FeCl3 का जलीय विलयन, तो FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, अम्लीय। फिर तीसरा देख लेते हैं CH3COONH4 का जलीय विलयन, तो ये दुर्बल अम्ल भी होता है और दुर्बल क्षार भी होता है, दोनों तरह का व्यवहार करता है। फिर चौथा है NaCl, तो जो NaCl का जलीय विलयन होता है ये एक तरह का उदासीन विलयन होता है। तो इसमें उदासीन कहाँ लिखा है, ये बी। ठीक। इसके बाद ये N2+O2 और ये 2NO बन रहा है, तो इसके लिए जो Kp और Kc होगा वो कैसे होंगे, बराबर। ये साम्य अवस्था होती है, इनकी साम्य स्थिरांक होता है, माने दाब का साम्य स्थिरांक और सांद्रण का साम्य स्थिरांक क्या होता है इसमें, बराबर।
छठवां देखो PCl5 और PCl3 है, Cl2 है, जो एरो बने हैं आते जाते साम्य को दर्शाते हैं। दोनों के बीच कौन सी स्थिति है? साम्य की। तो इस स्थिति के लिए जो है Kp ग्रेटर देन क्या होता है? Kc इसके लिए। फिर यहाँ पर NH3 2NH3 वाला है, तो इसके लिए Kp लेस देन क्या होता है? Kc होता है। इस तरह से इसका जोड़ी मिलाना। अब यहाँ देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के की इकाई हेतु सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो जो के है साम्य स्थिरांक है, सांद्रण का साम्य स्थिरांक, उसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। ठीक। फिर है अमोनिया गैस जल में घुलकर NH4OH देता है। यहाँ जल किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो ये जल किस प्रकार का व्यवहार करता है? अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिर आगे देखिए, NH4Cl NH4OH विलयन में मिलाया जाता है, तो NH4OH का आयनन कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो ये कारण क्या है? सम आयन प्रभाव, दोनों में एक जैसे आयन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर देखिए, जल 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान कितना होता है? जल का 7। ये खाली स्थान में पूछ देता है जल का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 7 और 7.8 के बीच होता है वैसे, तो 7 मान लो, स्टैंडर्ड कितना होता है? 7। यदि 50 डिग्री तक इसको गर्म कर दिया जाए तो पीएच मान क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर पीएच का मान घटता है, इसलिए पीएच का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर है एक आयन का नाम जो ब्रांस्टेड अम्ल भी हो और क्षार भी हो, माने दोनों तरह का व्यवहार करता हो, है ना? तो ऐसा क्या होता है? HCO3 माइनस। ये एक ऐसा आयन है जो ब्रांस्टेड अम्ल की तरह और ब्रांस्टेड क्षार की तरह कार्य करता है। फिर ये है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से लेकर के 7.4 के बीच होता है। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो 2 अंक के प्रश्न आ सकते हैं। ये है साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों की उपेक्षित क्यों किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध ठोस हो अथवा शुद्ध द्रव हो जो अधिक मात्रा में हो, तो इनकी मोलर सांद्रता नियत रहती है, इसलिए यहाँ पर हम इनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो एक लाइन भर याद रखना है कि शुद्ध ठोस की और शुद्ध द्रव की जो मोलर सांद्रता है वो कैसी होती है? नियत होती है, नहीं बदलती है। इसलिए हम इसको उपेक्षा कर देते हैं जब हम साम्य स्थिरांक का व्यंजक निकालते हैं तो। और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, परीक्षा में आता रहता है। अब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम लिखिए या इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सीधा है, यदि आप इस सूत्र को पढ़ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अल्फा का मतलब है वियोजन की मात्रा, और सी का मतलब है सांद्रण, और इसका मतलब है वर्गमूल, और बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती, है ना? तो ये क्या हो गया? दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, ये अल्फा का नाम हो गया, ठीक है ना? क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा। फिर ये है तनुता के वर्गमूल, ये तनुता भी बोल सकते हो, सांद्रण भी बोल सकते हो, ठीक है? तनुता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ हमको बताना है कि के क्या है, सी क्या है, अल्फा। इसमें 2 सूत्र हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख देना। अल्फा माने वियोजन का मात्रा है, के का मतलब वियोजन का स्थिरांक है, और यहाँ पर सी लिख देना 1 लीटर विलयन में विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या है, या फिर लिख सकते हो सांद्रण। अब देखिए, बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं? इसका 2 नाम है, बफर विलयन भी बोल देते हैं इसको, प्रतिरोधी विलयन भी बोलते हैं। तो इसका पीएच मान निश्चित होता है। दूसरा, तनुता से पीएच परिवर्तित नहीं होता है। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच के मान में परिवर्तन नगण्य होता है। तो बफर विलयन वही है जिसका पीएच मान कैसा हो? निश्चित हो। तनुता पर पीएच मान नहीं बदलता हो। अम्ल और क्षार थोड़ा मिलाने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड हो, तो ब्लड एक तरह का बफर विलयन है। इसका पीएच मान निश्चित रहता है, इसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्षार मिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा पतला भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीएच का मान फिक्स रहता है। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? बफर विलयन। तो यहाँ बफर विलयन की परिभाषा भी आ जाए तो इन सबको मिला के लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर बफर विलयन दो तरह का होता है ना, एक है अम्लीय बफर और दूसरा क्या है? क्षारीय बफर। अम्लीय बफर क्या है? अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण का मिश्रण होता है, इसको समझना है। अम्ल कैसा हो? दुर्बल, और साथ में उसका अकार्बनिक लवण हो। जैसे देखो ये एस्टिक अम्ल है और ये सोडियम एसीटेट है, तो ये एस्टिक अम्ल क्या कहलाएगा? दुर्बल लवण, और ये इसका क्या कहलाया? अकार्बनिक लवण। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अम्लीय बफर विलयन। अब क्षारीय बफर विलयन क्या है? तो क्षारीय में क्या मिलाएंगे? दुर्बल अम्ल की जगह क्या हो गया? दुर्बल क्षार। और उसमें भी क्या हो गया? अकार्बनिक लवण। जैसे NH4OH ये क्षार है और ये NH4Cl उसका लवण हो गया, इसके मिश्रण का हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? क्षारीय बफर विलयन। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है ली सातेलिए का नियम लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है। यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, दाब या सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार विस्थापित होता है जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। तो यही है, यदि हम साम्यावस्था स्थापित करते हैं तो सांद्रण में परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है कि उस क्रिया को क्या कर दे? वो उदासीन कर दे, न्यूट्रल कर दे। यही ली सातेलिए का नियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोनिया लुईस क्षारक क्यों है? ठीक है, तो लुईस क्षार होते क्या हैं? कोई भी ऐसा अणु हो, आयन हो, यौगिक हो, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और उसको वो दान में दे सके, किसी को दे सके, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। तो यहाँ पर देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे देखो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। ये मैं 5 बना दिया, ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो ये हाइड्रोजन मिला, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हाइड्रोजन मिला, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हाइड्रोजन मिला, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 हो गए। 2, 2 4, 2 6, 2 8। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी में बंधे हैं क्या? नहीं बंधे हैं। लेकिन कोई इसको मांगता है कि भैया एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसे अणु परमाणु को, यौगिक को हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। ठीक है, तो अमोनिया में क्या पाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये दान में दे सकता है, इसलिए ये किस तरह से कार्य करता है? लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। तो बोलो अब इसको, यहाँ से बोलो कि अमोनिया के नाइट्रोजन में, फिर इसको बोलना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो इसे ये रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सकता है। इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लुईस क्षार। हाँ जी, इसमें अगला प्रश्न देखिए, सांद्रण एवं दाब साम्य स्थिरांक में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए, अथवा केपी और केसी में संबंध। तो यहाँ पर ये है दाब स्थिरांक, पी का मतलब प्रेशर वाला, और ये क्या होता है? ये है सांद्रण स्थिरांक। तो सूत्र होता है केपी बराबर के सी इंटू आर डेल्टा एन। तो केपी का मतलब हो गया ये दाब साम्य स्थिरांक, केसी का मतलब हो गया सांद्रण साम्य स्थिरांक, आर का मतलब है यहाँ पर गैस स्थिरांक, और टी का मतलब है परम ताप, और जो डेल्टा एन है ये मोलों का अंतर है, उत्पाद और अभिकारकों के मोलों का अंतर। यहाँ पर देखिए, प्रश्न है गैसों का द्रवों में घोलने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण दे करके समझाइए। अथवा ये भी दे सकता है कि हेनरी का नियम क्या है, उसको समझाइए। दोनों समझ में आ गया? तो दो तरह से प्रश्न आएगा कि गैसों को द्रव में घोलना है तो साम्य कैसे स्थापित पड़ते होगा, और यदि हेनरी का नियम भी पूछे तब भी यही लिखना है। तो देखो यहाँ पर हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में
विलेय होने वाली गैस की मात्रा साम्यावस्था पर विलयन में गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखो इस सूत्र से भी परिभाषा बन सकते हो। ये जो m है ये है विलयन में विलेय होने वाली गैस की मात्रा। m को क्या बोलेंगे? विलयन में विलेय होने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, शुरू में जोड़ देना साम्य अवस्था में। ठीक है, तो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में विलयन में विलेय होने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जितना दाब हम बढ़ाएंगे उतनी गैस की मात्रा विलयन में घोली जा सकती है। तो m बराबर ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या हो गया? Kp। उदाहरण देखो, जो सोडा वाटर होता है उसकी बोतल बंद करते समय बोतल के अंदर गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक होता है ना? जैसे आप जो है कोका कोला, पेप्सी ये सारा बोतल करते हो और जब अचानक से उसको खोलते हो तो फब्बारा जैसे निकलता है। इसका अंदर उसके अंदर क्या घुली रहती है? CO2 गैस। यदि मुझे CO2 गैस और ज़्यादा मात्रा में घोलना है तो उसका दाब मैं क्या करूँगा? बढ़ा दूँगा। आप देखो सेंट टेंट के देखो जो शीशी होती है बड़ी मोटी-मोटी होती है, उसके अंदर सेंट बहुत कम, शीशी बड़ी मोटी। तो आप सोचते हो कि कंपनी वाला लूट रहा है। कंपनी वाला लूट नहीं रहा है, उसके अंदर गैस भरा है। गैस भरा है तो उसमें दाब अधिक होगा। दाब अधिक होगा तो दाब को सहने के लिए दीवार को क्या करना पड़ेगा? मोटा करना पड़ेगा। इसलिए मोटी मोटी शीशी बनाई जाती है। वहाँ भी किसका नियम लग रहा है? हेनरी का, कि जितनी गैस आप विलयन में घोलोगे उतना ही दाब उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सम आयन प्रभाव ये क्या होता है? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में कोई सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव सम आयनन प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है? एक मेरे पास दुर्बल विद्युत अपघट्ट है और एक मेरे पास कैसा है? प्रबल विद्युत अपघट्ट है। यदि दोनों को मिलाऊंगा तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन कम हो जाएंगे और प्रबल के क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे? समायन प्रभाव। अब यहाँ अगला प्रश्न है, ये देखिए 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। पर आपको ये समझना है कि जो बड़े प्रश्न होते हैं उन्हीं से तो छोटे प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं के भीतर से 1 अंक 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछता है समांगी तथा विषमांगी साम्यावस्था के उदाहरण सहित समझाइए। तो समांगी साम्यावस्था आप उदाहरण देखो, इसके बाद आपको उसका परिभाषा अपने आप बन जाएगा। ये देखना, ये N2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? G, मानिए गैस है। ये 3H2 लिखा है, इसमें भी क्या लिखा है? गैस। और यहाँ जो उत्पाद बना है वो भी क्या है? गैस। माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक की अवस्था और उत्पाद की अवस्था समान हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? समांगी साम्यावस्था। ठीक है, माने यदि या तो ठोस है ठोस हो पूरे, या फिर द्रव है द्रव हो, या फिर क्या हो? गैस है गैस हो। तो उनकी भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? एक समान। तो क्या कहलाया? समांगी कहला गया। अब विषमांगी वाला देखते हैं। तो यहाँ पर देखो विषमांगी में यहाँ पर ये कैल्शियम है। कैल्शियम कार्बोनेट किस अवस्था में होता है? सॉलिड, ठोस अवस्था में। जब इसका हम तोड़ते हैं, रिएक्शन कराते हैं, गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये ठोस में बनता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, गैस में बना। क्या इनकी भौतिक अवस्था समान है ना? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस हो गया। जब भौतिक अवस्था समान नहीं होती है तो वो कैसा विलयन कहला जाता है? विषमांगी साम्यावस्था कहलाए। तो चलो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है, उदाहरण सहित हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, और आपको समझना है ये टुकड़े में भी आ सकता है कि लुईस क्षार अलग पूछ ले, लुईस अम्ल पूछ ले। तो दोनों समझना सिंपल सा है। लुईस अम्ल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लुईस क्षार एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बस इतना समझना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखो, ऐसे अणु, आयन या मूलक या यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, माने एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की क्या हो? आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। जैसे ये BF3 है, AlCl3 है, Br+ है, NO2+ है। यदि इनको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा ये ग्रहण कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल।
अब लुईस क्षार देखो, यही चीज लिखा, ऐसे अणु, आयन या मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करना होता है, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रासायनिक क्रिया में दान कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार। जैसे यहाँ पर आप अमोनिया का कर सकते हो, इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है जो इसको क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो एक दूसरे का उल्टा है, लुईस अम्ल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेता है रासायनिक अभिक्रिया में और लुईस क्षार एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए, ये भी अक्सर आने वाला प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं कुछ प्रश्नों को छोड़ते जा रहा हूँ, जिनकी ऐसी इच्छा हो कि हमको पूरे प्रश्न देखना है तो एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड करें और उसमें आपको मिल जाएगा इन प्रश्नों का पीडीएफ। तो देखिए, पीएच मान क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी विलयन के पीएच मान उसके H प्लस आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ 10 आधार पर लघु गुणक होता है। इससे किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता का पता चलता है। तो देखो ये पीएच मान, इसको हम कैसे लिखेंगे, इससे पढ़ देना है। ये लिखा है, ऋण ऋण लगा है, लॉग है, आधार में क्या है 10 है और H प्लस ये इसका विलयन का सांद्रण है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो पीएच मान होता है तो इसको क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ 10 आधार के साथ लघु गुणक का H प्लस आयन का क्या होता है, सांद्रण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच मान। तो किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ से इसको क्या बोलोगे, पीएच को किसी विलयन का पीएच मान, फिर इसको बोल देना ऋणात्मक चिन्ह के साथ 10 आधार के साथ, फिर ये लघु गुणक के साथ H प्लस आयन का सांद्रण होता है। इधर से पढ़ते जाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको बोलो, सूत्र देखो केवल, किसी विलयन का पीएच मान, फिर ऋणात्मक चिन्ह के साथ 10 आधार के साथ लघु गुणक के साथ H प्लस आयन का सांद्रण होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। इससे हमको क्या पता चलता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तीनों का पता चलता है विलयन के। ठीक है ना। यदि 7 है तो उदासीन रहेगा, 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय और 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। एक ये भी क्वेश्चन है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में आप देखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटा हूँ, क्वेश्चन तो उसमें बहुत सारे हैं। स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब ये है कि यदि आप जो है किसी बर्तन में वाष्प बना रहे हैं तो वाष्प से पानी बन रहा है, पानी से क्या बनता जा रहा है, वाष्प जितनी मात्रा में वाष्प बने उतनी मात्रा में पानी बनता जाए, तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। ठीक है। तो अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाए तो क्या होगा, तो वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वाष्प दाब घट जाएगा। मतलब ये है, ये समझो कि एक बर्तन ये है, इसमें वाष्प बन रही थी तो इसमें दाब लग रहा था, इस बर्तन को मैं बड़ा कर दूं तो दाब कम ना हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर बोलता है प्रारंभिक वाष्पन तथा संघनन की दर में क्या परिवर्तन होगा, तो वाष्पन की दर तो बढ़ती है पर संघनन की दर क्या हो जाती है, घटती है। जैसे पानी से वाष्प बनना वाष्पन कहलाया और वाष्प से पानी बनना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यदि आप किसी गंजी में पानी भर करके मान लो इसमें और इसको गर्म कर रहे हो तो इसकी वाष्प बनती है, फिर यहाँ ठंडी होती है, फिर ये नीचे गिरती है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक, यदि ढक्कन न खुला रहेगा तो भाप पे भाप बनती रहेगी, भाप ठंडी होकर नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। ठीक है। तो इस तरह से इसमें संघनन क्या होता है, घट जाता है, लेकिन वाष्पन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है, तो जब पुनः साम्यावस्था आ जाती है तो वाष्प दाब नहीं बदलता है, एक जैसे रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न है जो बड़ा प्रश्न है, ये 3-4 अंक का आ सकता है। रासायनिक साम्य से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों के सांद्रण के समय कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, है ना, उसमें क्रियाकारकों का और क्रियाफलों का सांद्रण न बदले तो हम उस क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य बोलते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर के अमोनिया बनाते जा रहे हो, अमोनिया टूट टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक साम्य हो गया कि जैसे जैसे ये बदल करके अमोनिया बनाते हैं वैसे अमोनिया बदल करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना लेता है, दोनों की मात्रा समान हो जाती है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का रासायनिक साम्य हो गया। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। साम्यावस्था पर अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग समान रहता है। अभी मैं बोला कि ये नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इससे मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, तो ये हो गई अग्र अभिक्रिया। लेकिन अमोनिया गैस टूट करके फिर से क्या बना देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या कहला गई, प्रतीप या पश्च अभिक्रिया। समझ में आ रहा है। प्रतीप माने क्या होता है, उल्टा, उसी का क्या हो गया, उल्टा। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, अमोनिया टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो इसके बनाने की दर और इसके टूटने की दर कैसी होती है, समान होती है। तो यही लिखा है, साम्य अवस्था में जो अग्र अभिक्रिया होती है और जो पश्च अभिक्रिया होती है, दोनों का वेग कैसा होता है, समान होता है। ठीक है। ये रासायनिक भौतिक साम्य देखो, जैसे आप पानी से वाष्प बनाते हो और वाष्प से क्या बन जाए, पानी, तो पानी से वाष्प बनने की क्रिया और वाष्प से पानी बनने की क्रिया बराबर हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, भौतिक साम्य। रासायनिक वाले में रासायनिक क्रिया समझेंगे कि जो उत्पाद हैं और जो अभिकारक हैं उनके बनने और बिगड़ने की दर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, क्रिया कारकों और क्रियाफलों की आपेक्षिक मात्राएं साम्य स्थान में स्थिर रहती है, माने इसका मान नहीं बदलेगा, जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिए हो उस उतना का उतना ही रहेगा। फिर है, साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, बल्कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया समान वेग से निरंतर क्या होती रहती है, चलती रहती है, क्रिया नहीं रुकेगी। भाई यह सिंपल सा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया, अमोनिया मिलकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाते रहेंगे तो हमेशा ये टूटता रहेगा, हमेशा ये बनता रहेगा, मर जाओगे पर ये अभिक्रिया यहाँ पर नहीं चल पाएगी। अब देखो, ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन करा के साम्य स्थिति को बदला जा सकता है। और साम्य स्थिति में परिवर्तन किससे हो सकता है, या तो ताप बदल दो, या दाब बदल दो, या सांद्रण बदल दो। ठीक है। साम्य अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होता है, शून्य होता है। अभी इसी का जो है विकल्प पूछ दिया था कि साम्य अवस्था में मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है, क्या होता है, शून्य हो सकता है। इसका एक विकल्प पूछ दिया था कि साम्य अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन में क्या था, ताप। ठीक है, ऐसा। तो इनसे छोटे प्रश्न भी बनते हैं बड़े प्रश्नों से, तो इसकी हर लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया जो हो, तो देखिए एक बड़ा सा प्रश्न है जो 4 नंबर में अक्सर आ जाता है, साम्य स्थिरांक केपी और केसी में संबंध स्थापित कीजिए। एक छोटा सा प्रश्न ये आया, अथवा सिद्ध कीजिए कि केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन होता है। और यही वाला प्रश्न जो है विकल्प में भी पूछ देता है, खाली स्थान में पूछ देता है, एक वाक्य में पूछ दिया कि केपी और केसी में संबंध लिखो, तो ये सूत्र लिख के आना है। और 4 नंबर में इसी को बोल दिया कि इसको स्थापित करो। तो देखो इसमें क्या है, कैसे संबंध निकालेंगे। सबसे पहले तो आप जो है ये समीकरण याद कर लो, ए बी बी सी सी डी डी। तो आप सीधे लिख देना, मानते हैं कि रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक अभिक्रिया ये है, इसको ये नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं। क्या लिखोगे, रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, या कह सकते हो कि रासायनिक साम्य की अभिक्रिया ये निम्नानुसार, एक अभिक्रिया लिख दिए, क्या क्या लिखोगे, ए प्लस बी बी, ये क्रिया कारक में लिख लोगे, और उधर लिखोगे सी सी प्लस डी डी, वो क्या कहलाएगा, उसका उत्पाद कहला गया, क्रियाफल कहला गया। इसमें जब लिखोगे तो एक को लिख देना स्मॉल में, एक को लिख देना कैपिटल में। इतना क्लियर हो गया। अब यहां देखो, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से सांद्रण स्थिरांक का सूत्र देखो, ये होता है केसी। अब यहां देखना, ये ऊपर लिखा हूं, ज्यादा कठिन नहीं है, इससे लिख देना है। ये क्या लिखा है, सी, तो कैपिटल सी की घात क्या हो गई, सी। फिर ये क्या लिखा है, डी, तो कैपिटल डी की घात क्या हो गई, डी। उत्पाद को ऊपर लिखते हैं, अभिकारक को कहां लिखेंगे, नीचे। तो यहाँ ए है, ए की घात ए और बी की घात क्या हो गई, बी। समझ में आ गया। अब मुझे संबंध बताना है, तो मैं सांद्रण स्थिरांक निकाला हूं, उसी तरह से मैं क्या निकालूंगा, दाब स्थिरांक, है ना, आंशिक दाब के नियमानुसार। दाब स्थिरांक का सूत्र है तो पूरा सूत्र यही है, इसमें क्या लिख दिए हो, केपी। अब इसमें कुछ नहीं है, जो सी लिखा है ना, उसके साथ क्या जोड़े हो,
पी, सबके साथ पी, और इसके नीचे भी क्या लिख दिए हो, हाँ डी, सबके साथ पी पी लिख करके इस तरह से बना देना है, बाकी घात में वही रहेगा। समझ में आ गया, ये साम स्थिरांक हो गया। अब आदर्श गैस समीकरण से हम पी वी इक्वल टू क्या जानते हैं, एन आर टी। यदि मुझे पी निकालना है तो भी का पक्षांतर होगा तो एन वी अप आर टी हो गया। और ये है एकांक आयतन में मोलों की संख्या को सांद्रण बोलते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सी आर टी। एन अपॉन वी जो होता है, एन अपॉन वी का मतलब क्या होता है, सी, सांद्रण। एकांक आयतन में मोलों की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रण, इसलिए एन अपॉन वी को मैं क्या लिख दिया हूं, सी। अब इस मान को हम इस समीकरण में लिखेंगे। देखना, ये मेरे पास ये वाला समीकरण था ना, पूरा मैं इसी तरह भी उतार दिया हूं। अब यहां देखना, सब की जगह आप क्या लिखोगे, सी आर टी, ठीक है। तो यहां पर ये सी था, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, आर टी, यहाँ भी क्या लिख दिया हूँ, आर टी, यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, आर टी, यहाँ पर लिख दिया हूँ आर टी। यहाँ देखना, फिर से देखो, इसमें क्या लिखा है, सी, सी के साथ क्या जोड़ना है, आर टी। फिर यहाँ भी क्या लिखा है, डी, डी के साथ क्या जोड़ना है, आर टी। फिर यहाँ क्या लिखना है, ए के साथ क्या लिखना है, आर टी। फिर यहाँ लिखा है बी, बी के साथ क्या लिखना है, आर टी। घात में कोई परिवर्तन नहीं, घात वैसे रही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सी आर टी को हम आर टी सब में है ना, तो आर टी को ऐसा लिख देंगे, आर टी की घात कितनी है, यहाँ आर टी की घात कितनी है, सी, तो ये मैं लिखा आर टी और इसकी घात क्या हो गई, सी। आधार बराबर हो तो फिर घातें देख लेते हैं। फिर यहाँ आर टी की घात क्या है, डी, दोबारा आर टी नहीं लिखना है, ऊपर घात है तो क्या लगेगा, प्लस, प्लस डी। फिर नीचे देखो, आर टी की घात यहाँ कितनी है, ए, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी, कोष्टक लगा लिख दोगे तो नीचे वाली घात हो गई, नीचे वाली घात को माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो ये मेरे पास बचा, ये किसका मान था, ऊपर देखो किसका मान था, के सी का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, के सी। फिर ये आर टी लिखा है, और ये जो वो मोलों का अंतर होता है उसको किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टी से। इस तरह से के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन हो जाएगा। इस तरह से हमको इनमें संबंध स्थापित करना है। अब देखिए, एक प्रश्न है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है कि एक शुद्ध सैंपल को एक खाली पात्र में 473 केल्विन पर रखा गया है। साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर PCl5 का जो सांद्रण है 0.5 गुणे 0.1 मोल प्रति लीटर पाया जाता है। यदि साम्य स्थिरांक Kc बराबर 8.3 गुणे 10⁻³ हो तो साम्य पर PCl5 एवं Cl2 के सांद्रण को बताइए। तो इस क्रिया को हम कैसे लिखेंगे, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और ये क्लोरीन में बदल जाता है। इस तरह से क्रिया है। अब साम्यावस्था पर हम ऐसा करेंगे, PCl5 कितना था यार, इसका सांद्रण कितना दिया है, 0.5 गुणे 0.1, गुणा कर दोगे 0.5 का और 0.1 का तो क्या आ जाएगा, 0.05, एक दशमलव बढ़ जाएगा सिर्फ, तो इसका मान है 0.05। इसमें ये बना, लेकिन पता नहीं है तो हम क्या लिख दिए हैं, x। ये बना, इसमें भी पता नहीं तो हम क्या लिख दिए हैं, x। अब सूत्र होता है केसी का, तो केसी का सूत्र ये वाला लिखोगे ना, तो ये लिखा PCl3। मान लो यहाँ PCl के साथ 2 लिखा होता तो इसकी घात में क्या होता, 2, कुछ नहीं है तो इसकी घात, अभी सूत्र लिखे थे ना, थोड़ा सा देखना, ये ए प्लस क्या हो गया, हाँ बी प्लस सी सी माने इक्वल में, और ये हो जाएगा डी और डी। तो आप क्या लिखते हो, पहले इसको ऊपर लिखते हो और इसके नीचे लिखते हो, जो ये बगल में होता है इसको कहाँ लिखते हो, ऊपर घात में। तो इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, 1, तो PCl3 के साथ क्या रहेगा, 1, Cl2 के साथ भी क्या रहेगा, 1, कुछ नहीं है तो उसको समझ लें। और PCl5 ये है ना, ये लिख, एक ठो है तो एक ठो लिख देंगे, 2 होता 2 लिख देते, 3 होता 3। आपको इसे समझना है, उत्पाद को ऊपर लिखा जाता है और अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, नीचे, ठीक है। और संतुलन अवस्था में यदि कोई संख्या आती है तो उसको कहाँ लिखा जाता है, घात में, तो यहाँ पर घात नहीं है ना, ऐसे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो मान है, केसी का मान कितना दिया है, 8.3 गुणे 10⁻³ ये क्वेश्चन से ले लेंगे। अब यहाँ पर PCl3 का मान कितना है, x, x लिख दिए, Cl2 का मान कितना है, x, तो x लिख दिए, और यहाँ PCl5 का कितना है 0.5, तो 0.5,
अब इसमें 0.5 का इधर गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर रूट रूट निकालेंगे तो 0.02 मोलर सांद्रण इसका जो है इसका मान हो जाएगा केसी का, है ना। इस तरह से हमको इसको निकालना है। एक चीज़ और मैं पूछूं, यहाँ पर मुझे बताना, यदि यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर ये H2 बना और साथ में ये N2 बना, इसको संतुलित करते हैं, ये 2NH3 कर दिया तो ये कितना हो गया 3। इसका बताओ कैसे मैं लिखूं Kc का मान, Kc मुझे लिखना है। गलत, H2 लिखेंगे ऐसा, इसके घात में 3 लिखेंगे। अभी ए हाथ था ना, तो आप क्या लिखते थे, ए लिखते थे, उसकी घात में क्या लिखते थे, ए। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखो। अब क्या लिखोगे बताओ, इसके बगल में N2 क्या लिख दिए, ये हो गया N2, नीचे बताओ क्या लिखोगे NH3, और कोष्टक लगा के इसके घात में क्या लिखोगे 2। जो ये संख्या होती है घात में लिखना, बस ये समझना है आप। ठीक है, इस तरह से ये Kc का मान हो गया। तो यहाँ से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे, जो बड़े क्वेश्चन है लिख के देखिए, पढ़ के देखिए, बार बार रिपीट करिए।